पांचाल जीके जीएस रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। स्वागत है आप सभी का नई वीडियो में पांचाल जीएस रिसर्च सेंटर के अंतर्गत। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मानव शरीर एवं संरचना। मानव शरीर एवं संरचना के अंतर्गत हम पढ़ते हैं मानव शरीर की क्रिया विज्ञान किस प्रकार से होती है, तो मानव शरीर किस प्रकार से कार्य करता है, मानव में किस प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं मानव पाचन तंत्र। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि पाचन किसे कहते हैं। पाचन किसे कहते हैं अपन, भोजन को मुख के द्वारा अंतर्ग्रहण किया जाता है और गुदा के द्वारा जो भोजन को बाहर निकाल दिया जाता है अवशिष्ट पदार्थों को, तो वो जो प्रक्रिया होती है वो पाचन कहलाती है। और जिस तंत्र में ये होता है उसे पाचन तंत्र कहते हैं। तो भोजन को अंतर्ग्रहण, भोजन के अंतर्ग्रहण से लेकर गुदा द्वार बाहर निकालने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। पाचन तंत्र के अंदर मुख्य अंग आते हैं, तो पाचन तंत्र के अंदर मुख्य अंग कौन कौन से आते हैं। पाचन तंत्र के प्रमुख अंग, तो सर्वप्रथम आता है मुख, फिर आता है ग्रसनी, फिर आता है ग्रासनली, और फिर आता है आमाशय, पांचवें नंबर पर आती है छोटी आंत, छठे नंबर पर आती है बड़ी आंत, और अंत में होता है मूत्राशय या मलाशय। तो ये पाचन तंत्र के अंतर्गत आने वाले प्रमुख अंग हैं। पहला मुख, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलाशय। इसके अंतर्गत प्रमुख ग्रंथियां भी आती है। तो ग्रंथियां कौन कौन सी आती है। पहली आती है लार ग्रंथियां, लार ग्रंथि। नंबर 2 पर आती है अग्नाशय ग्रंथि, और नंबर 3 पर आती है यकृत ग्रंथि। तो यहाँ पर मानव पाचन तंत्र के प्रमुख अंग हो चुके हैं और ग्रंथियां हो चुकी है। तो मानव के प्रमुख अंगों के बारे में हम विस्तार से भी पढ़ेंगे, तो आप इसको उतार लीजिए। तो यहाँ पर देखते हैं हम पहले मुख को। तो पाचन तंत्र में सर्वप्रथम हम देखते हैं मुख को। तो मुख क्या होता है। मुख होता है आहार नाल का सबसे अग्र वाला भाग। तो आहार नाल का सबसे अग्र वाला जो भाग होगा वो मुख कहलाएगा। आहार नाल का अग्र वाला भाग। और सबसे मेन चीज, आहार नाल की लंबाई बड़े एग्जामों में पूछी जाती है, तो आप ये भी याद रखें। तो आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर तक होती है। ध्यान देने योग्य बात, आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होती है।
और इसके बाद देखते हैं कि मुख के बाहर की ओर दो मांसल संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें होठ कहते हैं अपन। तो बाहर की ओर मांसल संरचनाएं पाई जाती है, बाहर की ओर दो मांसल संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें ओठ या ओष्ठ कहते हैं। अब यहाँ पर मुख हो गया है। मुख के अंतर्गत हम दांतों को भी पढ़ते हैं। तो मुख के अंदर दांत पाए जाते हैं और दांत प्रमुखतः 4 प्रकार के होते हैं। तो दांत 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रकार होता है वो कृंतक होता है। दूसरा जो प्रकार होता है वो रत्नक होता है। तीसरे प्रकार होता है अर्धचर्वणक और चौथा प्रकार होता है चर्वणक। तो कृंतक दांत जो होते हैं उनका प्रमुख कार्य भोजन को काटना होता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं भोजन को काटना। ये मानव शरीर में 4 दांत 4 मतलब दोनों जबड़ों में 4 संरचनाएं पाई जाती हैं। तो 4 दांत दोनों जबड़ों में ये पाए जाते हैं। रत्नक दांत के बारे में बात करते हैं। तो रत्नक दांत जो होते हैं उनका प्रमुख कार्य भोजन को चीरना व फाड़ना होता है। तो भोजन को चीरना व फाड़ना। और रत्नक दांतों का क्या कार्य होता है? भोजन को चीरना व फाड़ना। और ये मानव शरीर के अंतर्गत मुख में दोनों जबड़ों में 2-2 पाए जाते हैं। प्रत्येक जबड़े में 2-2 दांत पाए जाते हैं रत्नक के। देखते हैं अर्धचर्वणक के बारे में। तो अर्धचर्वणक का जो प्रमुख कार्य होता है वो भोजन को चबाना होता है। ये भी 4 पाए जाते हैं। और सबसे प्रमुख जो बात होती है वो रत्नक दांतों के बारे में कि जो रत्नक दांत होते हैं वो मांसाहारी जंतुओं में ज्यादा विकसित होते हैं। और नंबर 4 चर्वणक, इनका भी कार्य भोजन को चबाना होता है। ये मानव शरीर के अंतर्गत मुख में प्रत्येक जबड़े में 6 दांत होते हैं। तो यहाँ पर हमने मुख्य संरचना देख ली है, तो इसको उतार लीजिए आप। तो यहाँ पर देखते हैं हम मानव शारीरिक संरचना के अंतर्गत पाचन तंत्र का चित्र। और पाचन तंत्र के चित्र अंदर हमने बताया था कि मुख जो होता है वो सबसे आगे वाला भाग होता है। तो यहाँ पर मुख होता है, उसके बाद ग्रसनी आती है और ग्रसनी से होती है भोजन ग्रास नली में जाता है। ग्रास नली से होते हुए भोजन आमाशय, आमाशय के बाद छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, बड़ी आंत में संपूर्ण और शोषण के बाद मलद्वार के द्वारा भोजन को संपूर्ण बाहर निकाल दिया जाता है। यहाँ पर पीताशय होता है, ये यकृत है, यहाँ पर आमाशय है, ये ग्रास नली है, और लार ग्रंथियां और यकृत ग्रंथियां और अग्नाशय ग्रंथियों के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो इस चित्र को उतार लीजिए आप और आगे हम देखते हैं ग्रसनी की संरचना। बात करते हैं ग्रसनी के बारे में। तो ग्रसनी क्या होती है? ग्रसनी मुख के बाद एक कीपनुमा संरचना होती है जिसको ग्रसनी कहते हैं। तो मुख के बाद कीपनुमा संरचना, कीपनुमा संरचना होती है। और ग्रसनी का जो प्रमुख कार्य होता है, ये ग्रसनी ही सुनिश्चित करती है कि भोजन ग्रास नली में जाए। तो यह सुनिश्चित करती है
कि भोजन ग्रास नली में जाए। यहाँ पर एक ढक्कन के आकार की संरचना भी पाई जाती है जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। एपिग्लोटिस भी यही बताता है कि भोजन यहाँ पर ग्रास नली में जाए, ना कि श्वास नली में। तो ग्रसनी का एक प्रमुख कार्य हो गया पर ग्रास नली में जाए, ना कि श्वास नली में। तो ग्रसनी का एक प्रमुख कार्य हो गया। और ग्रसनी को प्रमुखतः 3 भागों में बांटा गया है। तो ग्रसनी के 3 भाग होते हैं। पहला जो भाग होता है वो होता है नासाग्रसनी। दूसरा भाग होता है मुखग्रसनी। और तीसरा जो भाग होता है वो होता है कंठग्रसनी। तो यहाँ पर ग्रसनी के 3 भाग हो गए हैं, नासाग्रसनी और मुखग्रसनी और कंठग्रसनी। तो यहाँ पर ग्रसनी को बता लीजिए आप, और इसके बाद हम देखते हैं ग्रास नली। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं नंबर 3 पर ग्रास नली। ग्रास नली एक लंबी संरचना होती है जिसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। तो इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर। ग्रास नली आमाशय से जुड़ी हुई होती है और ग्रास नली के द्वारा भोजन को क्रमानुकुंचन गति के तहत भोजन को आमाशय तक पहुंचाया जाता है। तो यह क्रमानुकुंचन गति द्वारा भोजन को आमाशय तक पहुंचाती है। और ये सबसे मेन चीज, ये श्लेष्मा का स्त्रवण करती है। श्लेष्मा का स्त्रवण करती है और इसका प्रमुख जो कार्य होता है वो भोजन को आमाशय तक पहुंचाने का ही होता है। तो यहाँ पर भोजन श्लेष्मा का स्त्रवण हो गया है, आमाशय तक इस भोजन पहुंचाती है और इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। तो यहाँ पर ग्रास नली हो गई है, इसको बता लीजिए। इसके बाद आमाशय के बारे में देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं हम नंबर 4 पर आमाशय। आमाशय पाचन तंत्र का प्रमुख अंग है और आमाशय के द्वारा भोजन में विभिन्न एंजाइम होते हैं। भोजन को जो है HCl का जो माध्यम होता है, भोजन के जो माध्यम को है ना अम्लीय बनाने का जो प्रमुख कार्य होता है। और आमाशय का जो आकार होता है वो जे आकार होता है। तो आमाशय का आकार जे आकार की संरचना होती है। आमाशय जे आकार की संरचना होती है। और आहार नाल का सबसे छोटा भाग होता है। आहार नाल का सबसे छोटा भाग होता है। आमाशय में लगभग 3 लीटर तक भोजन संग्रहित रहता है। तो आमाशय में 3 लीटर तक भोजन संग्रहित रहता है। आमाशय के जो प्रमुख भाग होते हैं वो 3 भाग होते हैं और आमाशय थैलीनुमा संरचना भी होती है। ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी एग्जाम्स में। तो आमाशय के 3 भाग जो होते हैं, पहला जो भाग होता है कार्डियक होता है। दूसरा भाग जठर संबंधी वाला भाग होता है।
और जो तीसरा भाग होता है फंडिस होता है। कार्डियक वाला जो भाग होता है वो ग्रास नली से जुड़ा होता है। तो ये भाग ग्रास नली से जुड़ा होता है। तो कार्डियक वाला भाग ग्रास नली से जुड़ा होता है और जठर निर्गमी वाला भाग जो होता है वो आमाशय के जिस भाग में ग्रहणी से जुड़ा होता है, मतलब ये जठर निर्गमी भाग होता है। ये जठर निर्गमी जो भाग होता है आमाशय के जिस भाग से ग्रहणी जुड़ी होती है वहां पर ये पाया जाता है। तो आमाशय के ग्रहणी वाले भाग से, आमाशय में ग्रहणी जिस भाग से जुड़ी होती है वहां पर यह पाया जाता है। तो जठर निर्गमी वाला भाग आमाशय के ग्रहणी वाले भाग से जुड़ा होता है और फंडिस वाला भाग जो होता है वह सबसे छोटा व मध्य वाला भाग होता है। तो फंडिस वाला भाग जो सबसे छोटा व मध्य वाला भाग होता है। तो यहाँ क्या हो गया है, आमाशय के बारे में आप पाचन पढ़ेंगे तो आप इसको उतार लीजिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं आमाशय में पाचन। आमाशय में पाचन किस प्रकार से होता है। जब आमाशय में भोजन आता है तो वहां पर जो रस होता है, आमाशय द्वारा विभिन्न रसों का श्रवण किया जाता है। तो वह रस 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। अम्ल या HCl। HCl का जो प्रमुख कार्य होता है वो आमाशय में भोजन जब आता है तो उसके माध्यम को अम्लीय बनाना होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो प्रमुख कार्य होगा वह अम्लीय माध्यम तैयार करना। और इसके बाद जो आता है वो पेप्सोनोजन आता है। पेप्सोनोजन के अंतर्गत हम देखते हैं कि HCl द्वारा जो पेप्सिन में बदला जाता है, HCl को जो पेप्सिन में बदला जाता है तो यहाँ पर प्रोटीन का पाचन होता है। HCl के द्वारा इसको पेप्सिन में बदला जाएगा। यहाँ पर लिख देते हम HCl के द्वारा इसको पेप्सिन में बदला जाएगा और पेप्सिन के द्वारा जो है वो प्रोटीन का पाचन होगा। भोजन के अंदर जितना भी प्रोटीन आएगा सब पेप्सोनोजन के द्वारा पेप्सिन बनाया जाएगा और पेप्सिन के द्वारा ही प्रोटीन का पाचन होगा। तो आगे हम देखते हैं श्लेष्मा, 3 नंबर का भाग जो होता है श्लेष्मा। किसी श्लेष्मा का स्त्रवण भी यहाँ पर होता है। तो श्लेष्मा का जो प्रमुख कार्य होता है वो आमाशय की सुरक्षा करना होता है। तो श्लेष्मा जब स्त्रवण होगा तो इसका कार्य होगा आमाशय की सुरक्षा करना। इसमें पेप्सिन के अलावा एक रेनिन एंजाइम भी पाया जाता है। रेनिन बच्चों में पाया जाता है क्योंकि ये मां के दूध में जो प्रोटीन होता है उसके पाचन के लिए आवश्यक होता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं पेप्सिन के अलावा बच्चों में रेनिन भी पाया जाता है।
माँ के दूध में प्रोटीन का पाचन करता है। ये ध्यान देने योग्य बात, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि माँ के दूध में जो प्रोटीन होता है उसका पाचन किसके द्वारा होता है, तो उसका पाचन रेनिन के द्वारा होता है। तो यहाँ पर आमाशय के पाचन में तीन प्रकार के होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सोनोजन, श्लेष्मा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है अम्लीय माध्यम तैयार करना। पेप्सोनोजन में HCl के द्वारा इसको पेप्सिन में बदला जाएगा और पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करेगा और श्लेष्मा के द्वारा आमाशय की सुरक्षा करना होगा। फिर रेनिन बच्चों में पाया जाता है और माँ के दूध में प्रोटीन का पाचन करता है। तो इसको उतार लीजिए। नंबर 4 पर हम बात करते हैं अभी नंबर 5 पर हम बात करते हैं छोटी आंत। छोटी आंत क्या होती है? आहार नाल का सबसे बड़ा आहार नाल का सबसे महत्वपूर्ण, माफ कीजिए, सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। छोटी आंत की जो लंबाई होती है वह 7 मीटर होती है। तो इसकी लंबाई 7 मीटर होती है। प्रमुख जो इसका कार्य होता है वो भोजन को पाचन नहीं कर होता है और इसी के द्वारा भोजन का अवशोषण किया जाता है। तो भोजन का ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, ये ध्यान देने योग्य बात है कि भोजन का संपूर्ण पाचन तंत्र के किस स्थान पर होता है। तो भोजन का छोटी आंत के अंदर होता है। और भोजन का जो अवशोषण होता है वह छोटी आंत के अंदर ही होता है। यहाँ पर आहार नाल का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है छोटी आंत। इसकी लंबाई 7 मीटर होती है। भोजन का संपूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है और भोजन का अवशोषण इसके अंदर होता है। तो यहाँ पर हम इसको उतार लीजिए और छोटी आंत के जो 3 भाग है उसको हम इसके बाद देखते हैं। छोटी आंत के यहाँ पर 3 भाग होते हैं। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। तो जो पहला भाग होता है वह होता है ग्राणी। ग्राणी वाला जो भाग होता है वो आंत के प्रारंभ में पाया जाता है। आंत का प्रारंभिक भाग होता है। इसकी जो आकृति होती है वो यू आकार की होती है। ग्राणी की जो आकृति होती है वो यू आकार की होती है और अग्नाशय ग्रंथि व यकृत ग्रंथि भी इसके अंदर पाई जाती है ग्राणी के अंदर। यहाँ पर लिख देते हैं अग्नाशय ग्रंथि व यकृत ग्रंथि इसी भाग में पाई जाती है। नंबर 2 पर हम देखते हैं क्षुद्रांत। क्षुद्रांत क्या होता है? क्षुद्रांत जो होता है वो अंतिम वाला भाग होता है।
और अग्रशुद्रांत जो होता है तीसरा इसका भाग, ये मध्य वाला भाग होता है। तो यहाँ पर ग्रहणी हो गई, शुद्रांत हो गया और अक्षुद्रांत हो गया। और इस भाग के अंतर्गत जो पीत लवण होते हैं उनका अवशोषण भी होता है। तो अग्रशुद्रांत के अंदर दीजिए, ये अग्रशुद्रांत के अंदर, शुद्रांत के अंदर पीत लवण का अवशोषण होता है। तो इसको ताल लीजिए आप छोटी आंत की 3 बार। तो हम देखते हैं छोटी आंत के अंदर पाचन कैसे होता है। छोटी आंत के अंदर पाचन, छोटी आंत के अंदर पाचन होता है। और यहाँ पर जो अग्नाशय ग्रंथि होती है और यकृत ग्रंथि होती है, तो यकृत ग्रंथि के द्वारा, ध्यान देने योग्य बात है, तो यकृत ग्रंथि के द्वारा किस रस का स्त्रवण किया जाता है। तो यकृत ग्रंथि के द्वारा पीत रस का स्त्रवण किया जाता है। कांस्टेबल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि यकृत ग्रंथि के द्वारा किस रस का स्त्रवण किया जाता है। तो यकृत ग्रंथि द्वारा पीत रस स्त्रवित किया जाता है। नंबर दूसरी जो बात है कि अग्नाशय जो ग्रंथि होती है इसके अंतर्गत, अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा अग्नाशयी रस का स्त्रवण होता है। और एक और ध्यान देने योग्य बात कि जो यकृत ग्रंथि द्वारा पीत रस स्त्रवित होता है वो कहाँ पर पाया जाता है, मतलब उसको संग्रहित कहाँ पर किया जाता है। तो यकृत ग्रंथि के द्वारा जो पीत रस स्त्रवित होता है वो पीताशय में संग्रहित होता है। पीत रस पीताशय में संग्रहित होता है। ठीक है, यहाँ पर एक ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है जो कि प्रोटीन का पाचन करता है। ट्रिप्सिन के द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है। तो यहाँ पर छोटी आंत के अंतर्गत पाचन हो चुका है, तो आप इसको ताल लीजिए और आगे हम देखते हैं। तो अब हम देखते हैं बड़ी आंत नंबर 6। बड़ी आंत में क्या होता है कि बड़ी आंत में जीवाणु पाए जाते हैं और उन जीवाणुओं के द्वारा भोजन का पाचन किया जाता है। तो जीवाणुओं द्वारा जीवाणु पाए जाते हैं और जीवाणु द्वारा भोजन का पाचन होता है। तो भोजन का पाचन बड़ी आंत में कहाँ पर होता है, जीवाणुओं के द्वारा पचाया जाता है भोजन को। और जो फिलीफॉर्म जीवाणु होता है, फिलीफॉर्म जीवाणु इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि फिलीफॉर्म जो है, फिलीफॉर्म जो जीवाणु होते हैं वो पाचन तंत्र में किस अंग में पाए जाते हैं और उनका क्या कार्य होता है। तो जीवाणु में जो फेमिलियो जो जीवाणु होता है, फेलिफॉर्म माफ कीजिए, फेलिफॉर्म जीवाणु द्वारा पाचन होता है। और एक बड़ी आंत का जो प्रमुख कार्य हो गया वो हो गया कि जल
एवं खनिज लवणों का अवशोषण करना। तो जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण यहाँ पर बड़ी आंत के द्वारा किया जाता है। और बड़ी आंत के जो मुख्य अंग होते हैं उनको हम अब में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप बड़ी आंत को उतार लीजिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं बड़ी आंत के प्रमुख भाग। बड़ी आंत के जो प्रमुख भाग होते हैं, पहला जो भाग होता है अधांत्र होता है, इसको अधनाल भी कहते हैं, अंधनाल। और यहाँ पर जो दूसरा भाग होता है वह वृद्धांत्र होता है। अंधनाल या अधांत्र, वृद्धांत्र जो उसका भाग होता है। अंधनाल जो होता है वह वृद्धांत्र, अर्धनाल जो होता है वो शुद्रांत्र से जुड़ा होता है। तो यहाँ पे ये शुद्रांत्र से जुड़ा होता है। और ये जो है ये अंधनाल के आगे वाला भाग होता है। इसकी जो आकृति होती है वो उल्टे यू के समान होती है। वृद्धांत्र की आकृति जो होती है उल्टे यू के समान होती है। तो इसकी आकृति उल्टे यू के समान होती है। और यहाँ पर जो शुद्रांत होता है वह आहार रस का अवशोषण करता है। आहार रस जो भोजन में आता है तो आहार रस का अवशोषण करता है। और यहाँ पर एक और चीज पाई जाती है, इसके नीचे 4 से 5 इंच लंबी एक कृमि रूपी एक नलिका पाई जाती है जिसे परिशेषिका कहते हैं। तो कृमि रूपी 4 से 5 इंच लंबी नलिका पाई जाती है जिसके परिशेषिका कहते हैं। तो यहाँ पर अदांत्र और वृद्धांत हो गया है। और बड़ी आंत के लिए जो प्रमुख अंग होते हैं ये भाग शुद्रांत्र से जुड़ा होता है और वो अंधनाल के आगे वाला भाग होता है। इसका जो प्रमुख कार्य है वो आहार रस का अवशोषण करना होता है। यहाँ पर कृमि रूपी 4 से 5 इंच लंबी एक नलिका पाई जाती है जिसे परिशेषिका कहते हैं। और इससे इसकी आकृति उल्टे यू के समान होती है। तो यहाँ पर बड़ी आंत के प्रमुख अंग हो चुके हैं। और यहाँ तक ये वीडियो समाप्त करते हैं और आगे की जो ग्रंथियां हैं वो अगले पार्ट में देखते हैं। तो धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।